पजेस कर लिया ताकि उसके जरिए सियोन को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन सियोन ने हैन को उस आत्मा के चंगुल से बचा लिया था। साथ ही वो अब से हैन के साथ ही रहता है ताकि हैन को हर खतरों से बचा पाए। तो इसी पार्ट की शुरुआत में हम सियोन के बचपन के सीन को देखते हैं, जहां पर वो अपने अंकल की फोटो खींच रहा है और यही फोटो दोस्तों अंकल के 35 साल पूरा होने के बाद दीवार पर लगेगी। सियोन वो फोटो बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था ये फ्यूनरल वाली फोटो होगी और ये फोटो तभी दीवार पर लगती है जब फोटोग्राफर मर जाता है। पर सियोन अपने अंकल को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। अंकल कहता है कि सियोन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं मरने वाला, ये तो बस एक रिवाज है जो फोटोग्राफर्स को पूरा करना होता है, इसलिए तुम मेरी फोटो खींच दो। इसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ सियोन हैन से वो फोटो खिंचवा रहा है और यही फोटो सियोन के मरने के बाद दीवार पर लगेगी। हैन बेचारी इस बात से अनजान है कि वो सियोन की फ्यूनरल की फोटो को खींच रही है। फिलहाल इस समय तो वो सियोन को अच्छे अच्छे पोज देने को कहती है ताकि अच्छी फोटोज आ पाए। फिर इस तरह दोनों आपस में अच्छा समय बिताते हैं क्योंकि कभी आत्माएं तो कभी जून और पार्क उनको अकेले रहने नहीं देते। लेकिन उनकी फूटे किस्मत जून उसी टाइम स्टूडियो में आ जाता है। ये देखकर तो सियोन हैन को वहीं छुपा देता है, वरना अगर जून उसके साथ हैन को यह स्टूडियो में अकेले देखेगा तो गलत समझ लेगा। इसलिए सियोन तुरंत हैन को छुपाकर जून से कहता है कि जाओ देखो तो कोई आत्मा आई कि नहीं, तब तक मैं भी आता हूँ जाओ। इसलिए जून चला जाता है जिससे दोनों की जान में जान आती है कि चलो बच गए। दूसरी तरफ पार्क अपनी पत्नी से मिलने आया होता है, लेकिन वहाँ उसको टिम नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो पार्क की पत्नी को गले लगाए हुए है क्योंकि टिम उसको पसंद करता है। उसको पता है कि पार्क के मरने के बाद वो अकेली हो गई है, इसीलिए टिम उससे शादी करना चाहता है ताकि पार्क की पत्नी को भी सहारा मिल जाए। ये देखकर तो पार्क के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, उसका बस चले तो वो अभी टिम को मार डाले। उसके गुस्से की वजह से ही वहाँ लाइट्स वगैरह फूटने लग जाती है। लेकिन तब पार्क की पत्नी टिम से कहती है कि मैंने कहा था ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे परेशान मत करो और चले जाओ यहाँ से। टिम भी उदास होकर चले जाता है वहाँ से। वो तो उदास था लेकिन पार्क सीधे सदमे में जा चुका था कि आखिर मेरी पत्नी इतनी जल्दी दूसरे बंदे के करीब कैसे आ सकती है, कुछ ही महीने तो हुए हैं मुझे मरे हुए अभी। दोस्तों यही चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो जब सियोन और बाकियों के साथ भी बैठा होता है ना, तब भी वो इसी बारे में सोच सोच कर बड़ा गुस्सा होता है। अब सियोन तो समझ चुका था कि पार्क के साथ पक्का कुछ गड़बड़ी हुई है और वो बता नहीं रहा कि आखिर उसको परेशानी क्या है। तो सियोन भी खुद ही में सोचता है कि चल मैं खुद इस बात का पता लगा लूंगा। और फिर पार्क के जाने के बाद जूलिया वहाँ पर आती है जो सियोन और हैन को एक साथ देखकर कहती कि अरे वाह क्या बात है, डेट चल रही है क्या? वैसे मैं भी एक बार एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई थी, लेकिन जिस दिन हम दोनों पहली बार मिलने वाले थे उसके बाद से ही उस बंदे ने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया, छोड़ दिया मुझे। शायद उसको कोई और मिल गई होगी, इसीलिए मैंने तब से रिलेशनशिप वगैरह का चक्कर ही छोड़ दिया। ये सुनकर वहीं पर खड़ा जून हैरान हो जाता है कि इसका मतलब जिस लड़की से मैं पहली बार मिलने वाला था लेकिन ओवर टाइम की वजह से मेरी जान चली गई, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही थी। और मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं हमेशा से सोचता था कि वो लड़की कैसी होगी, जीते जी तो देख नहीं पाया, लेकिन मरने के बाद पता चल गया कि वो लड़की कौन थी बताओ। इधर पार्क टिम की दुकान पर आता है जहां वो फूल बेचने का काम करता है। तभी दुकान पर कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं तो टिम अपना फोन वहीं पर छोड़कर कस्टमर को देखने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्क उसके और अपनी पत्नी के चैट्स को पढ़ता है जहाँ दोनों के बीच डेली काफी बातें होती है, वो भी प्यार वाली बातें। पार्क की पत्नी तो समझ चुकी थी कि वो अभी तक माँ भी नहीं बनी है, ऐसे हमेशा वो पार्क की यादों में जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए उसको आगे मूव ऑन करना है। और एक हिसाब से उसका मानना बिल्कुल भी ठीक था दोस्तों, लेकिन ये चीज पार्क से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो दोबारा से इतना गुस्सा हो जाता है कि इस बार वो टीम को मार ही देता, बट सियोन वहां पर आकर पार्क को रोक लेता है क्योंकि सियोन तब से उस पर नजर रखे हुए था कि ये पार्क आजकल इतना गुस्से में इतना अजीब अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। इसलिए सियोन उसका पीछा कर रहा था कि पार्क की आखिर प्रॉब्लम क्या है जो अचानक से वो इतना बदला बदला लग रहा है। सियोन पार्क से कहता है कि तुम तो एक पुलिस ऑफिसर थे ना, जिसे गलत चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो अब एक मासूम इंसान जिसने कभी कोई गलती भी नहीं की उसको बिना मतलब के मार रहे हो और अपराधी बनना चाहते हो? नहीं, जिस पार्क को मैं जानता हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो उल्टा खुश हो जाता कि उसकी पत्नी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। ये सुनकर पार्क समझ जाता है कि सियोन तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए वो खुद का गुस्सा शांत करके टिम को मारने का विचार अपने दिमाग से निकाल लेता है। अगले सीन में हैन काम करके काफी ज्यादा थकी होती है, इसलिए उसका मूड फ्रेश करने के लिए सियोन उसको कैंपिंग पर लेकर जाता है ताकि नई जगह घूमेंगे तो दोनों का दिल बहल जाएगा। इस चीज से हैन भी काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों कैंपिंग पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जाते हुए सियोन जून से ये भी कहता हुआ जाता है कि देखो कोई भी आत्मा अगर स्टूडियो में आए तो मुझे याद से बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सियोन के जाने के बाद जून आत्माओं को तो छोड़ो स्टूडियो तक का ख्याल नहीं रखता, वो तो बस हर समय जूलिया के आगे पीछे रहता है। उसको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है ना, तो जून तो तुरंत किसी के भी शरीर को पजेस करके उस आदमी के जरिए जूलिया का काम करवा देता है। अब इस चीज से जूलिया भी हैरान हो जाती है कि अचानक से लोगों को हो क्या गया है, वो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को पता चल गया हो कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ? नहीं, मेरा कैंसर तो अब ठीक हो रहा है। खैर छोड़ो, जो भी हो मेरे लिए अच्छा ही है।
वहीं दोस्तों पुलिस ऑफिसर को तो अभी भी सियोन पर शक है कि ये बंदा पक्का कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है। मैंने नोटिस किया कि इसका स्टूडियो सिर्फ रात को खुलता है और सारा दिन बंद रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडियो के अंदर कुछ गलत काम हो रहा हो? पता लगाना पड़ेगा इसका। अब कुछ देर के बाद जून जब स्टूडियो के अंदर अकेला बैठा होता है तभी उसको आसपास हलचल महसूस होती है। वो घबरा जाता है कि क्या हो गया। और दोस्तों ये हलचल उसी ट्रक वाली आत्मा ने की होती है, क्योंकि वो आत्मा स्टूडियो की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर जून के पसीने निकल जाते हैं कि ये शैतान है कौन और ये स्टूडियो की तरफ क्यों आ रहा है। वो आत्मा कहती है कि मुझे एक कैमरा दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कहकर वो जून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जून कैमरा उसको नहीं दे सकता था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर स्टूडियो के अंदर आ जाता है। क्योंकि स्टूडियो के अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो बुरी आत्माओं को अंदर आने से रोकता है, इसीलिए वो आत्मा अंदर नहीं आ पाती, जिससे उसको काफी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में वो तो वहीं पर तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। और वो आत्मा काफी ज्यादा शक्तिशाली भी है वैसे। जून तो सियोन को आवाज लगाता है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ, वरना मुझ जैसे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये शैतान मुझे कभी भी मार डालेगा। दूसरी तरफ सियोन स्टूडियो की चीज से अनजान आराम से हैन के साथ यहाँ पर कैंपिंग कर रहा होता है। लेकिन जब भी वो हैन को देखता है ना, उसे उसी लड़की की याद आती है जिससे वो बचपन में मिल चुका था। इसीलिए वो हिम्मत करके एक बार हैन को उसी लड़की के नाम से पुकारता है। और ये सुनकर हैन हैरान कि ये तो मेरा पेट नेम है। बचपन में मेरी माँ मुझे प्यार से इसी नाम से पुकारती थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें कभी ये बताया नहीं। सियोन कहता है तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुम वही लड़की हो जो मेरे स्टूडियो में तब आई थी जिस टाइम तुम्हारे माता पिता एक्सीडेंट का शिकार होकर मारे गए थे। तुम उस समय काफी ज्यादा सदमे में थी, इसलिए तुम्हें वो बात याद नहीं कि हम करीब 15 साल पहले भी मिल चुके हैं। अब दोस्तों वो हैन को सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे हैन को भी सब कुछ याद आ जाता है। और वो सियोन को अपने हाथ पर बना हुआ सिंबल भी दिखाती है, जैसा सेम टू सेम सियोन के गले में भी बना हुआ है। सियोन कहता है कि जब तुम पहली बार स्टूडियो में आई थी तब तुम आत्माओं को देख सकती थी, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता था। तो मैंने कई दिनों की मेहनत और काफी जड़ी बूटियों की मदद से तुम्हें इस काबिल बनाया, या अगर कभी तुम्हें आत्माएं दिखाई भी दे तो तुम उनको खुद से दूर भगाकर अपना बचाव कर सको। जो शक्ति तुम्हारे पास है ना, वो मैंने ही तुम्हें बचपन में दी थी। है ये क्या है दोस्तों? ये सुनकर तो हैन हैरान हो जाती है। वो कहता है कि तभी तो मेरी शक्तियां तब जागती हैं जब तुम मेरे करीब होते हो, क्योंकि ये तुम्हारी दी हुई है। अब अगले सीन में हमें करीब 4 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ये मैक्स नाम का बंदा अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। लगता है बहुत खुश है आज कि आज वो अपने परिवार वालों से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है तो कोई मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हमला कर देता है, जो उसी के घर में छुपकर उसके आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे मार पाए। वो आदमी पीछे से रस्सी की मदद से मैक्स का गला पकड़ लेता है और रस्सी को इतनी जोर से दबाता है कि दम घुटने की वजह से मैक्स की जान चली जाती है। और इसके बाद वो आदमी मैक्स की लाश को ऐसे पंखे से लटकाता है कि मानो मैक्स ने खुद को फांसी लगा दी हो। कि मैक्स कौन है और इसके बारे में क्यों दिखाया गया, आगे पता चलेगा आपको। तब तक हम अपनी पहली वाली स्टोरी को जारी रखते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर सियोन कैंपिंग खत्म करके जैसे घर आता है तो घर के बाहर से कई लोगों की भीड़ और पुलिस वाले खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि जितनी भी बिल्लियां आसपास के इलाके से गायब हुई थी उन सभी की लाशें पुलिस को सियोन के घर के बाहर पड़ी हुई मिलती है। और इन सभी को उसी ट्रक वाली आत्मा ने यहाँ पर फेंका था। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ हुआ क्या। और ऑफिसर को तो सियोन पर पहले से ही शक था, तो वो उससे कहता है कि तुझ पर तो मेरी पहले से नजर थी बेटा, कहीं भागने की कोशिश मत करना, सबूत मिल जाए उसके बाद आऊंगा तुझे पकड़ने के लिए। कहकर पुलिस वाला चला जाता है। अब सियोन जैसे ही स्टूडियो में आता है तभी वहाँ पर मैक्स की आत्मा पहुंच जाती है। वो कहता है कि देखिए मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है, मैंने उन लोगों को नहीं मारा, जबकि उस इंसान ने मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए मुझे हैन से मिलना होगा, मुझे उससे मिलवा दो। ये सुनकर सियोन भी हैरान कि इसका हैन से क्या लेना देना है जो ये उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो कुछ बता पाता। मैक्स का खुद पर से कंट्रोल खत्म होने लगता है, इसीलिए वो बेकाबू होकर सियोन और बाकियों पर हमला करके स्टूडियो से बाहर निकलता है ताकि हैन से मिल पाए। अब दोस्तों कुछ देर के बाद हैन ने सियोन की जो फ्यूनरल वाली फोटो खींची थी ना, मतलब जो फोटो सियोन के मरने के बाद लगेगी, उसे लेकर वो स्टूडियो आती है और प्यार से उस फोटो को सियोन के पिता के आगे लगा देती है। जून जैसे ये देखता है ना, वो हैन से कहता है कि अरे 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 ये क्या कर रही हो, अभी करीब 40 दिन बाकी है सियोन को मरने में, तुम अभी उसकी फ्यूनरल वाली फोटो लगा रही हो, बताओ। अब ये सुनकर तो हैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता ये क्या बकवास कर रहा है। कहती है 40 दिनों के बाद सियोन मर जाएगा, क्या कह रहे हो? जून समझ चुका था कि भारी मिस्टेक हो गई भाई, लगता है हैन को श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैंने सब बता दिया, काम खराब हो गया, अब ये सियोन मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी हैन से मिलने के लिए सियोन वहाँ पर आता है और हैन को देखकर वो काफी खुश भी है। लेकिन हैन कहती है सियोन ये तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं और मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया।
ताकि आखिरी के बचे हुए कुछ दिन तुम आराम से गुजार पाओ और उसके बाद मैं हमेशा तड़पते रहूं। सियोन कहता है कि देखो मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे डर भी था कि ये जानकर कहीं तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ न चले जाओ। देखो तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने जिंदगी जीना सीखा है, जिंदगी क्या होती है इसका मतलब भी तुम्ही ने मुझे समझाया, इसीलिए जितनी मेरी जिंदगी बाकी है ना, कम से कम इतने दिन तो मेरे साथ आराम से रुक जाओ। अब हैन कहती है मैं सब कुछ माफ कर देती, लेकिन तुमने खुद की फ्यूनरल फोटो मुझसे क्यों खिंचवाई? मैंने कितने प्यार से वो फोटो खींची थी इस उम्मीद में कि वो एक याद की तरह हमारे पास रहेगी, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही था। कहकर वो गुस्से में चले जाती है। सियोन चाहकर भी उसको रोक नहीं पाता। अब सियोन जैसे ही जून के पास आता है, उसको जून एक पेपर पर कुछ लिखते हुए दिखाई देता है। जून कहता है कि तुम्हारी अगर कोई इच्छा है ना तो उसको भी एक पेपर पर लिख दिया करो। देखो मैंने लिखा था कि काश मैं उस लड़के से मिल पाऊं जिससे मैं बात करता था, और देखो मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो तुम भी कुछ लिखकर ट्राई करो ना। ये सुनकर सियोन भी पेपर पर कुछ लिखता है, लेकिन वो क्या लिखता है हमें नहीं बताया जाता। अब पार्क सियोन के पास मैक्स की केस फाइल लेकर आता है, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि 4 साल पहले मैक्स की मौत कैसे हुई और वो हैन को क्यों ढूंढ रहा है। तो असल में दोस्तों मैक्स वही इंसान है जिसके केस को सॉल्व करते हुए हैन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। हैन ने मैक्स का केस लड़ा था, लेकिन मैक्स को फांसी हो गई। तो वो फांसी सरकार ने नहीं दी थी, बल्कि जैसा कि हमने देखा था कि किसी अनजान मास्क पहने हुए इंसान ने जेल से बाहर आते ही मैक्स को उसके घर के अंदर मार दिया और उसके गले में फंदा डालकर लटका दिया, ताकि दुनिया को लगे कि मैक्स ने आत्महत्या की है। मैक्स के ऊपर आरोप था कि वो चोरी करके एक घर के अंदर घुसा, जिसके साथ 2 और चोर शामिल थे, पर चोरी करने के बाद उसने अपने दोनों साथियों को घर के अंदर ही मार दिया। पर जैसे ही वो सारा चुराया हुआ माल गाड़ी में डालकर भाग रहा था, तभी पुलिस ने मैक्स को गिरफ्तार कर लिया। मैक्स तो कहता रहा कि मैंने अपने साथियों को नहीं मारा, बल्कि कोई दूसरा इंसान है जिसने ऐसा किया है, उसी ने मेरे दोस्तों को मारा, वो मुझे भी मार सकता है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और मैक्स को अपराधी मानकर उसको जेल में डाल दिया। हैन का बॉस जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाना चाहता था, क्योंकि ये केस सॉल्व करने के बाद वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनने वाला था। लेकिन जब हैन ने गहराई से इस केस की जांच की, तब उसे पता चला कि मैक्स ने वो चुराया हुआ सामान अपनी गाड़ी में रखा ही नहीं था, बल्कि उन चुराए हुए सामानों पर तो किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट मिले थे, जिससे साबित होता है कि मैक्स और उसके दोनों दोस्तों के अलावा वहाँ कोई चौथा बंदा भी मौजूद था, जिसकी कोई जानकारी निकालना ही नहीं चाह रहा। हैन ने जब अपने बॉस को इसके बारे में बताया कि मैक्स के साथ देखो गलत हो रहा है, तो बॉस ने अपनी पोस्ट बचाने के लिए हैन पर ही झूठा आरोप लगा दिया कि हैन ने गलत सबूत ढूंढे हैं, जिनके बिना पर वो मैक्स जैसे अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप लगे हैन पर। इसके बाद उसने हैन को नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन बॉस की करतूत और मैक्स से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैन के पास थी, उसने उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, जो पोस्ट वायरल हो गई। लोग मांग करने लगे कि मैक्स अपराधी नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए, इसीलिए मैक्स को बेल दी गई। लेकिन आरोप उस पर से खारिज नहीं हुए थे। पर बेचारा मैक्स जिस दिन जेल से बाहर आया था, उसी दिन किसी मास्क वाले बंदे ने उसको मारकर फांसी पर लटका दिया। इस चीज को देखकर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि सच में मैक्स ने अपने दोनों दोस्तों को मारा होगा, जिसके गिल्ट में आकर उसने आत्महत्या कर ली। इसी वजह से हैन खुद को मैक्स की मौत का जिम्मेदार मानती है कि काश मैं वो पोस्ट नहीं करती तो मैक्स जेल में ही रहता, पर कम से कम जिंदा तो रहता। और अब ये सारी चीजें जानकर सियोन कहता है कि हमें मैक्स को हैन से मिलने से रोकना होगा, न जाने वो हैन के साथ क्या करना चाहता है। इसीलिए सियोन हैन के पास जाता है, तो जून और पार्क मैक्स की आत्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं कि वो कहाँ भाग गया। इधर मैक्स की आत्मा अपने घर पर जाती है, जहाँ वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी बहन अभी तक उसके घर पर क्यों है, क्योंकि 4 साल पहले जबकि उसकी बहन की शादी हो गई थी, वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। ये सवाल उसके मन में होते हैं। अपनी बहन और माँ के बीच हो रही बातचीत को सुनकर मैक्स को पता चल जाता है कि जैसे ही मैक्स जेल गया, ये जानते ही लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया कि जिसका भाई हत्यारा हो उसकी बहन से शादी नहीं करनी। और उसके बाद से आज तक किसी लड़के ने मैक्स की बहन से शादी करने के लिए हामी नहीं भरी। ये जानकर मैक्स का दिल टूट जाता है कि मैंने अपनी बहन को पलकों पर बैठा के रखा था, उसके खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकता था मैं, लेकिन आज मेरी ही वजह से मेरी बहन हर दिन घुट घुट कर जी रही है, जबकि मेरी इसमें कोई गलती भी नहीं थी। मैक्स की बहन जैसे ही ऑफिस आती है, वहाँ पर एक बंदा उसको अपनी शादी का कार्ड देकर कहता है, मेरी शादी में जरूर आना, तुम्हारी तो हो नहीं रही, दूसरों को ही देखकर खुश हो जाओ। ऐसे ही वो मैक्स की बहन को दोस्तों काफी बुरा भला कहता है, जो बेचारी चुपचाप सुनते जाती है। ये देखकर मैक्स के गुस्से का ज्वाला फट जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है ना कि पूरा ऑफिस ही टूटने लगता है। तभी वहाँ पर सियोन और पार्क पहुँचते हैं, जो मैक्स को शांत करते हैं, वरना वो तो सभी को मार देता, लेकिन मैक्स उन पर ही हमला कर देता है दोस्तों। तब वहाँ पर हैन आती है और मैक्स से कहती है कि रुक जाओ। उसको देखते ही मैक्स का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो हैन से कहता है कि आपने कहा था ना, आप मुझे इंसाफ दिलाओगी, आपने मुझे जेल से बाहर निकाला, इसीलिए आपका शुक्रिया।
लेकिन एक आखिरी मदद कर दो मेरी, और उस इंसान का पता लगाओ जिसने मुझे मारा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी मदद करोगे। वो तो हैन के पैर पकड़कर रोते हुए कह रहा होता है ये सारी चीजें। हैन और बाकियों को बड़ा बुरा भी लगता है, तो हैन कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इंसाफ दिलाने की, मुझ पर भरोसा रखो। अब सारे लोग मैक्स को स्टूडियो लेकर आते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने चोरी करने का फैसला किया क्यों। मैक्स कहता है कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम शादी के खर्चे उठा पाए। लड़के वाले दहेज में काफी पैसे मांग रहे थे, अगर हम उनके पैसों की मांग पूरी कर देते तो हम सड़क पर आ जाते। तो मैंने मेरी बहन की खुशी के लिए एक फैसला लिया कि मैं बड़ी नहीं लेकिन छोटी चोरी करूंगा, ताकि थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो जाए। इस काम में मेरे दो दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया। उन दोनों ने पहले घर के अंदर एंट्री मारी, उसके बाद मुझे घर में जाना था, लेकिन जैसे मैं अंदर गया वहाँ मेरे दोनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था और घर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर सियोन कहता है कि अच्छा तो अब ये बताओ कि अगर तुम 4 साल पहले मर गए थे तो 4 सालों तक क्या कर रहे थे? जब तुम मरे थे तभी स्टूडियो में आ जाते। मैक्स कहता है कि मेरी आत्मा मरने के बाद भटक चुकी थी, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तब मुझे एक भले आदमी की आत्मा मिली। उसने मुझे स्टूडियो का रास्ता बताया। वो भला आदमी खुद को फोटोग्राफर बता रहा था। ये सुनकर सियोन हैरान रह जाता है कि फोटोग्राफर, इसका मतलब वो भले की आत्मा मेरे खानदान में से किसी की होगी। तो वो अपने पूरे खानदान में जितने लोग मरे थे उन सभी की फोटो दिखाकर कहता है कि बताओ तुम्हारी मदद किसने की थी। तब मैक्स सियोन के अंकल की फोटो पर इशारा करके बताता है यही मुझे मिले थे। और ये सुनकर सियोन को लगता है सदमा, क्योंकि आज तक वो समझता था कि शायद उसके अंकल दुनिया के किसी कोने में जाकर जिंदा होंगे, लेकिन आज उसे कंफर्म हो गया है कि उसके अंकल भी शाप से बच नहीं पाए और जान चली गई उनकी। अब सियोन वहां से उस घर में जाने के लिए निकल जाता है जिसमें मैक्स ने चोरी की थी, ताकि कुछ सबूत वगैरह ढूंढ पाए। ये देखकर हैन भी उसके साथ जाने लगती है। सियोन कहता है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो जगह बहुत ही खतरनाक होगी और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता। हैन कहती है कि अरे भूल गए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इसके बाद हैन सियोन से मुंह फुलाए हुए ही उसके साथ उस चोरी वाले घर में पहुंच जाती है, जहां से उनको एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसको छुपाया गया था। वैसे ये देखकर सियोन कहता है कि शायद मैक्स सच कह रहा था, हथियारे ने मैक्स के दोनों दोस्तों को मारा और इसी रास्ते से वो बाहर निकल गया, लेकिन वो हो कौन सकता है इसका पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों स्टूडियो वापस जाते हैं। पार्क कहता है कि हैन के बॉस ने मैक्स का केस जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की ताकि उसको प्रमोशन मिल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस भी इस केस में मिला हुआ हो। उसने मैक्स को मोहरा बनाया ताकि उसको फंसाकर अपना फायदा कर सके। इसीलिए हैन अपने बॉस से मिलने जाती है और कहती है मुझे पता है मैक्स की हत्या में आपका कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है, देख लेना, जल्दी से जल्दी मैं ये कनेक्शन पता करके रहूंगी। उसके बाद तुम्हारी इज्जत का फालूदा ना बनाया ना तो मेरा नाम भी है नहीं। अब अगर इन सब से बचना चाहते हो तो जो भी मैक्स के बारे में पता है तुम्हें मुझे सब बता दो। बॉस कहता है कि जिस पोजीशन पर अभी मौजूद हो उससे भी नीचे जाना चाहती हो क्या? पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे काम में घुसने की कोशिश मत करो वरना कहीं की नहीं रहोगी। इतना कहकर बॉस निकल जाता है। अब सियोन जब अकेले घर पर होता है तब उसको उसके अंकल दिखाई देते हैं। उनको देखकर वो कहने लगता है कि आपने तो कहा था ना कि आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हम शाप से बच सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप भी मर गए और अब मेरी बारी है, पर मैं मरना नहीं चाहता। मैं आपके जितना हिम्मत वाला नहीं हूँ, मुझे डर लगता है मरने से। ये सुनकर उसके अंकल मुस्कुराकर वहां से हो जाते हैं गायब। शायद वो सियोन को कुछ मैसेज देना चाह रहे थे जो सियोन समझ नहीं पाया। अब सियोन जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है तभी वहां पर एक पागल आदमी आ पहुंचता है जो रेंच को लेकर सियोन पर हमला शुरू करता है। इस आदमी के अंदर वही ट्रक वाली आत्मा घुस चुकी है दोस्तों, जो सियोन को मारना चाहती है। ये देखकर सियोन तुरंत वहां से भागने लगता है, जिसके पीछे वो पागल आदमी अभी भी पड़ा हुआ है। काफी दूर तक भागने के बाद सियोन की हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि आत्मा घुसने की वजह से वो तो दूर तक भागने के बाद भी थका नहीं, लेकिन सियोन थक चुका था। ये देखकर वो आदमी सियोन को बहुत मारता है, लेकिन जैसे वो रेंच से उसकी जान लेने वाला होता है तभी वहां पर हैन पहुंच जाती है और वो जैसे सियोन को छूती है, हैन की शक्तियों की वजह से उस आदमी के अंदर से वो आत्मा निकल जाती है। इसके बाद उस आदमी को पुलिस द्वारा दबोच लिया जाता है। अब जान बचाने के लिए सियोन हैन का शुक्र अदा करता है कि तुम नहीं आती तो मैं तो मर जाता, लेकिन वो सियोन को देखे बगैर ही वहां से जाने लगती है। सियोन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई, मैंने मान लिया। जब अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो 40 दिन से पहले ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। अब ये सुनने के बाद हैन की आंखें भर आती है। वो रोते हुए सियोन से कहती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ 40 दिनों के लिए। मुझे भी तुमसे दूर नहीं होना, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा साथ कभी मत छोड़ना तुम भी। सियोन उसको गले लगा लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है प्लीज, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की इस शाप से बचने की, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके लिए मैं जिंदा रहने की कोशिश करूं, लेकिन अब मुझे वो वजह मिल चुकी है। हैन
वादा करता हूँ दुनिया इधर के उधर क्यों ना हो जाए, पूरी जान लगा दूंगा ताकि हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूं। इसके बाद दोस्तों हमें वो पेपर दिखाया जाता है जिसमें सियोन ने अपनी आखिरी इच्छा लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि मैं अपना 36th बर्थडे मनाना चाहता हूँ, काश भगवान वो दिन मेरी किस्मत में डाल दे। यही सियोन की इच्छा थी जिसे अब वो जी जान लगाकर पूरा करने। इस चीज से उसका एकदम से दिल टूट जाता है और वो गुस्सा भी हो चुकी थी कि आखिर सियोन ने उसको ये बात बताई क्यों नहीं। पर सियोन उसको मना लेता है कि अब मैं अपनी जान लगा दूंगा ताकि खुद को शाप से बचाकर हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊं। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हैन के बॉस जेम्स को मीडिया वाले घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि खबर आ रही है कि हैन मैक्स के केस को दोबारा से ओपन करने के लिए उसके ऊपर जांच कर रही है ताकि असली अपराधी को सामने लाया जा सके। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने तो साबित कर दिया था कि मैक्स ही अपराधी था, तो क्या आपकी जांच में गलतियां हुई थी क्या, या फिर आपने झूठे आरोपों में मैक्स को फंसा दिया? ये सुनकर जेम्स कहता है कि देखिए आप लोग एक ऐसी लड़की की बातों में आ रहे हैं जो ढंग से एक केस को सॉल्व तक नहीं कर पाई और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। चाहे अब हैन हो या दुनिया का कोई भी वकील क्यों ना हो, वो सच्चाई तो नहीं झुटला सकता ना। मैक्स अपराधी था, है और रहेगा, ये बात कभी बदलने वाली नहीं। लेकिन दोस्तों ये न्यूज टीवी में देखकर मैक्स का दिमाग घूम जाता है कि इसने तो सबके सामने साबित कर दिया कि अपराधी मैं ही था, लेकिन मैं दुनिया की नजरों में खुद को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। मैं इस जेम्स को ही मार डालूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद वो सीधा जेम्स के पास पहुंच जाता है ताकि उसे मार दे, लेकिन पार्क और सियोन आकर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि देखो अभी टाइम नहीं आया है, टाइम आएगा तो जेम्स से बदला जरूर ले लिया जाएगा। इसलिए मैक्स अपना गुस्सा शांत कर लेता है। अब सियोन और बाकी प्लानिंग में लग जाते हैं कि कैसे वो साबित कर सके कि जेम्स गलत है, यानी गलत साबित करने के लिए इन लोगों को ठोस सबूत चाहिए होंगे। इसलिए जॉन उस डिटेक्टिव से मिलने जाता है जिसने जेम्स के साथ मिलकर मैक्स के केस पे काम किया था और फटाफट से केस को निपटा दिया था जानबूझकर। तो जॉन डिटेक्टिव के मोबाइल से जेम्स को मैसेज करके कहता है कि जल्दी से पर्सनली आकर मुझसे मिलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर जेम्स डिटेक्टिव से मिलने जाता है और उससे कहता है कि धमकी कब से देने लग गए तू, अपनी औकात तो जानता है ना। अगर तुमने दुनिया को बता दिया कि मेरे कहने पर तुमने मैक्स के केस की अच्छे से जानकारी नहीं निकाली और केस बंद कर दिया तो इससे मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भी इस केस में बराबर के हिस्सेदार हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन दोस्तों जिस गाड़ी में बैठकर वो दोनों बात कर रहे थे उसी गाड़ी में पार्क और सियोन भी मौजूद होते हैं जो मोबाइल में जेम्स का सारा बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब वहां पर सियोन आता है जो जेम्स से कहता है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होकर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो एक छोटा सा मोबाइल ना देख पाओ, तुम बताओ, और वो भी तुम्हें पता ही नहीं चला कि कोई तुम पर नजर भी रख रहा है। देखो मोबाइल में तुम्हारी सारी काली करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी है, तो बेहतर अब यही होगा कि मीडिया के सामने जाकर सच्चाई बता दो कि मैक्स निर्दोष था और ये भी कह देना कि मैंने प्रमोशन के लालच में आकर ही मैक्स का केस सॉल्व कर दिया जल्दी जल्दी ताकि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बन जाऊं। बता देना मीडिया को, और अगर तुम नहीं माने तो न जाने कब ये रिकॉर्डिंग न्यूज में चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर सियोन चला जाता है। अब सियोन मैक्स और जून की आत्मा से कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैक्स के साथ जो चोरी करते हुए मारे गए थे उनको किसी ने पहले प्लान बनाकर मारा है। कोई तो था जिसने पहले से इरादा बनाकर रखा हुआ था कि जैसे मैक्स के दोनों साथी अंदर आएंगे उन्हें मार दिया जाएगा और फिर जिससे सारा आरोप मैक्स पर आ जाएगा। ये किसी और का प्लान रहा होगा पक्का। मतलब उनका मकसद था मैक्स को इस केस में फंसाना। अगर ये काम जेम्स ने करवाया है तो हो सकता है कि वही उन दोनों चोरों को मरवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो वही दोस्तों हैन जेम्स की कही बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसने मुझे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। ये चीज याद करके वो बड़ी उदास भी हो जाती है। तब सियोन उसको समझाता है और उसको यकीन दिलाता है कि देखो हम जेम्स की सच्चाई दुनिया के सामने ला कर ही रहेंगे ताकि तुम्हारी खोई भी इज्जत वापस आ जाए और इससे उस जेम्स को भी उसकी औकात पता चल जाएगी। ये सुनकर हैन को हिम्मत मिलती है कि सियोन उसके साथ है तो वो जेम्स को हरा सकती है। अब सियोन मैक्स की बहन से आकर मिलता है क्योंकि 3 दिन पूरे होने वाले हैं, इसीलिए मैक्स को आफ्टर लाइफ में वापस भेजना ही होगा क्योंकि स्टूडियो तक पहुंचने वाली आत्मा के पास सिर्फ 3 दिन होता है और इन 3 दिनों में ही उसकी आखिरी इच्छा पूरी करके उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजना होता है। मैक्स की आखिरी इच्छा थी हैन से मिलना और वो उससे मिल चुका है, तो अब उसे वापस आफ्टर लाइफ में जाना होगा। इसलिए सियोन मैक्स की बहन को समझाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा सकता हूँ, वो तुमसे भी आखिरी बार मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्टूडियो आना होगा। पर उसको यकीन ही नहीं होता कि सियोन सच में उसको उसके भाई से मिलवा सकता है, लेकिन तब भी वो अपनी माँ के साथ स्टूडियो जाती है। मैक्स की माँ सियोन को मैक्स के कपड़े देते हुए कहती कि बेटा मैक्स हमेशा मुझे परेशान किया करता था कि कभी मैंने उसको अच्छे कपड़े नहीं दिलाए, इसीलिए वो कई बार मुझ पर गुस्सा भी हो गया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उसको अच्छे कपड़े दिला पाऊं। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करके ये कपड़े लिए थे, लेकिन जब उसको देने का समय आया तो वो मुझसे इतनी दूर चला गया कि उसे ये कपड़ा पहनते हुए मैं कभी देख नहीं सकती। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर सच में तुम हमें मैक्स से मिलवा सकते हो तो उसे ये कपड़े दे
देना ताकि उसे इन कपड़ों में देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाए। ये सुनकर वहीं पर खड़े मैक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मैक्स अपनी माँ के दिए हुए कपड़े पहनकर उनके पास आकर बैठ जाता है और जैसे सियोन कैमरा से पहली फोटो खींचता है, मैक्स की बहन और माँ उसको देख पाते हैं। उसको देखकर दोनों की आंखें भर आती हैं। मैक्स उनसे कहता है कि मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी बताओ। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो हमारी परेशानियां खत्म करने के लिए ही चोरी करने गया था, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। जिस पर उसकी बहन और माँ कहते हैं कि अपने आप को दोष मत दो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर मैक्स को अच्छा तो लगता है कि उसकी माँ और बहन ने उसको माफ कर दिया और वो हैन का भी शुक्र अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। हैन उसको यकीन दिलाती है कि मैं जेम्स की सच्चाई देखना दुनिया के सामने ला कर रहूंगी और ये भी साबित कर दूंगी कि तुम एक हत्यारे नहीं हो। मैक्स खुश हो जाता है, जिसके बाद सियोन दूसरी फोटो खींचकर मैक्स को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। अब हैन सियोन से कहती है कि तुम्हारे गर्दन पर जो सिंबल बना है जरा मुझे दिखाओगे, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों के सिंबल सेम है। सियोन उसको अपना सिंबल दिखाता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हैन के हाथ पर बना हुआ है। हैन कहती है कि हम दोनों का सिंबल सेम कैसे हो सकता है, ये सिंबल मेरे पास बचपन से नहीं था। जब एक्सीडेंट हुआ था मेरे परिवार का, तब उस एक्सीडेंट के बाद से ही ये सिंबल मेरे हाथ में बन गया था। मैं याद करने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन याद नहीं आता। तब सियोन भी कहता है कि जोर मत लगाओ, आराम से कोशिश करो, याद आ जाएगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जूलिया पहुंच जाती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर कहती है, क्या बात है, दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है क्या? एक बंदे के साथ मैं भी रिलेशनशिप में आई थी लेकिन वो भाग गया, लगता है दूसरा पटाना पड़ेगा। तो वहीं पर खड़ा जून ये सुनकर घबरा जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूलिया मेरे होते हुए दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, इसलिए उसको मिलकर उसको सच्चाई बतानी होगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो अभी भी मुझे धोखेबाज ही समझती है, इसीलिए वो अच्छे कपड़े पहनकर चला जाता है ताकि जूलिया के सामने अच्छा दिख सके। कुछ ही समय में 3 लाख के कपड़े वो बेचारे सियोन के क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता है। ये देखकर सियोन को तो सदमा लग चुका था कि जून का दिमाग ठिकाने पर तो है। 3 लाख की शॉपिंग तो लड़कियां भी नहीं करती और ये आत्मा होकर भी 3 लाख की शॉपिंग करके आ गया, बताओ। जिसके बाद जून एक लड़के को पजेस करके जूलिया के सामने मिलने जाता है, लेकिन जूलिया समझ जाती है कि ये पक्का वही आत्मा है जो मेरी मदद क्या करती है, क्योंकि दोस्तों उसने नोटिस कर लिया था कि अचानक से जो लोग मेरी मदद करने लग गए हैं ना, वो पक्का किसी आत्मा के पोजीशन में ही आकर ये कर रहे हैं। तो ये सुनकर जून कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारी मदद कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही इंसान हो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गया था, लेकिन पहली मुलाकात होने से पहले ही हार्ट अटैक से मैं मर गया। तुम मुझे धोखेबाज समझती रह गई, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ये सुनकर जूलिया हैरान, उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने जून को रियलिटी में नहीं देखा था। वो सिर्फ ये समझती रही कि जून उसको छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके साथ असल में क्या हुआ आज जूलिया को पता चला। दूसरी तरफ पार्क अपनी पत्नी के घर पड़ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ होती है। पार्क की पत्नी अपनी माँ से कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ। हाँ जानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाई। ये रिलेशनशिप पार्क के मरने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले से चलती भी आ रही है। पार्क और मैं पति पत्नी तो थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के नाते पार्क ने अपनी ड्यूटी को ज्यादा अहमियत दी जितना कि वो कभी मुझे दे नहीं पाया। महीना महीना वो घर नहीं आता था और मैं हर रात डिनर पर उसके आने का इंतजार किया करती थी। एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, कब चला जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता। पार्क को मानो उसकी कोई खबर ही नहीं होती थी, लेकिन टिम को सब कुछ अच्छे से याद रहता और वो मेरे लिए उन सबको सेलिब्रेट भी करता। मेरी खुशी में मेरे गम में पार्क नहीं बल्कि टिम था जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, इसलिए मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। ओहो, तो धोखा हो गया यार। ये सुनकर वहां पर खड़ा पार्क फूट फूट कर रोने लग जाता है कि शायद यार मेरी गलती रही होगी जो मैं अपनी पत्नी को कभी खुशी नहीं दे पाया जो उसकी हक में थी। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी पत्नी की जिंदगी को मुश्किलों से भारी बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों वो फैसला करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी की जिंदगी से दूर चला जाएगा और कभी उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। सच में यार पार्क के साथ काफी बुरा हुआ। अब पार्क जेम्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सियोन और बाकियों को बताता है कि देखो आज से करीब 20 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट को करने में 3 लोग शामिल थे। उन 3 में से 2 तो वही चोर थे जिनको मारने का आरोप मैक्स पर लगा था, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस एक्सीडेंट में पति पत्नी दोनों मारे गए थे, बस एक बच्ची जिंदा रह गई थी। वो बच्ची कहाँ है किसी को नहीं पता। पुलिस ने उन दोनों चोरों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जेम्स ने उनका केस लड़ा और सिर्फ 2 साल के अंदर उन दोनों को रिहा भी करवा दिया। तो आखिर जेम्स ने उन दोनों चोरों को इतनी जल्दी रिहा क्यों करवाया? ऐसी कौन सी वजह थी जो उस टाइम तो उसने दोनों की मदद की, लेकिन बाद में जब दोनों मर गए तो उनका केस भी जल्दी जल्दी खत्म करवा दिया उसने, और वो भी दुनिया के सामने ये बताकर कि उन दोनों को मैक्स ने मारा, जबकि सच्चाई में तो उन दोनों को मैक्स ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। हो सकता है कि उन दोनों को मारने वाला इंसान जेम्स का ही कोई साथी हो और बाद में उसने जेम्स के कहने पर ही मैक्स को भी मरवा दिया। ये भी हो सकता है।
इस तरह की दोस्तों इनकी एनालिसिस चलती है। लेकिन ये जानकर हैन को बड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट में जो पति पत्नी मारे गए थे वो हैन के माता पिता थे, और सिर्फ जो लड़की जिंदा बची थी वो हैन ही थी। इसका मतलब जेम्स ने 2 बार हैन की जिंदगी नरक बना दी। एक तो उसका करियर खत्म करके, और दूसरा उसके माता पिता के हत्यारे को जल्दी जेल से रिहा करके। इसीलिए अब वो ठान लेती है कि कैसे भी करके जेम्स को सबक सिखा कर ही रहूंगी। अब सियोन हैन को उसी टनल के पास लेकर आता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ताकि टनल देखकर हैन को बचपन की चीजें याद आ जाए। टनल के पास आते ही हैन को वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है जो उसके बचपन में हुई थी। उसको दिखाई देता है कि एक्सीडेंट में उसके माता पिता मारे जा चुके हैं, और जब हैन की भी जान जाने वाली थी तभी वहां पर कोई इंसान आकर उसे बचा लेता है। और दोस्तों वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सियोन का अंकल था, जो उसी टनल से उस समय गुजर रहा था। उसने जब एक्सीडेंट को देखा तो मदद करने के लिए आ गया। अंकल हैन को तो बचा लेता है, लेकिन जब वो मदद लाने वहां से आगे बढ़ता तभी वहां पर दोबारा से वो गाड़ी आ जाती है जिसने हैन की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। वो सीधे सियोन के अंकल को टक्कर मार देती है, जो मदद के लिए गाड़ी रुकाने की कोशिश कर रहे थे। और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही सियोन के अंकल की जान चली जाती है। ये चीजें याद करके हैन सियोन से कहती है कि उस रात एक नहीं बल्कि 2 एक्सीडेंट हुए थे। मेरे माता पिता के साथ साथ तुम्हारे अंकल भी उसी एक्सीडेंट में मारे गए। ओहो, ये सुनकर सियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ चुका था कि उसके अंकल की मौत गार्डन एंजल ने उसी तरह से लिखी थी, मतलब एक्सीडेंट के रूप में, क्योंकि जिस दिन वो घर से निकले थे ना उस दिन उनके 35 साल पूरे होने का आखिरी दिन था। लेकिन अब वो सोचता है खुद में कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंकल ने कोई दूसरा तरीका निकाला हो शाप को तोड़ने का, और क्योंकि वो हैन से मिले थे और उसके बाद से ही हैन के हाथों पर वो सिंबल बन गया। लेकिन सच्चाई क्या है उसमें अभी कंफ्यूजन है। आ जाइए दोस्तों, अब हमें फिर से उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब ये एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद सियोन के अंकल छोटी हैन के पास आते हैं। हैन कहती है, अंकल आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आए मेरी जान बचाने के लिए? तो अंकल कहता है कि मैं तो डेथ पाथ पर चल रहा था बेटा, जहाँ मरने वाले इंसान चलते हैं। खैर ये सब छोड़ो और मेरा कैमरा पकड़ो, तब तक मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए गए थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया, जो कि दोस्तों उसी गाड़ी वालों ने किया था जिन्होंने पहले हैन के माता पिता का एक्सीडेंट किया। वो दोबारा इसीलिए आए थे क्योंकि उनमें से किसी का मोबाइल वहां पर छूट गया था, और ये देखकर हैन कैमरा लिए वहीं पर छुप जाती है। इसी वजह से हैन के पास कैमरा था जब वो पहली बार स्टूडियो में आई थी तब। लेकिन चोट लगने से हैन की हालत खराब थी तो वो अभी भी बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होते ही कैमरे के अंदर से शक्तियां निकलकर जैसे ही हैन के अंदर जाती है ना, उसके हाथ पे तब वो सिंबल बन जाता है। लेकिन इस सिंबल का असली मतलब क्या है वो शायद दोस्तों आगे पता चलेगा। तो यहाँ अब सियोन हैन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ हैन उससे माफी मांगती है कि देखो यार, मेरी वजह से तुम्हारे अंकल की जान गई। अगर मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो ना ही मुझे बचाने आते और ना ही उनकी जान जाती, सब मेरी गलती थी। लेकिन सियोन कहता है कि चलो बिना मतलब के खुद को दोष देना बंद कर दो। उनकी किस्मत में मरना ही लिखा था इसलिए उनकी जान गई, लेकिन मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वजह है उसको बदलने की, जो कि तुम हो। इसलिए टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, जूलिया हैन को बताती है, तुम्हें पता है मैं जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया था ना, लेकिन अब वो वापस आ चुका है, पर इंसान बनकर नहीं बल्कि एक भूत बनकर। मुझे पता है ये बातें तुम्हें जोक लग रही होगी लेकिन ये सच है। अब ये सुनकर हैन सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जून की बात कर रही हो। अरे वाह, जून को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? तभी तो वो 3 लाख की शॉपिंग कर बैठा जूलिया के लिए। इस तरह वो खुद में सोचती है। वहीं दोस्तों हम जेम्स को देखते हैं जो सियोन की बातों को याद कर रहा होता है, क्योंकि सियोन के पास अभी उसकी रिकॉर्डिंग है जेम्स के खिलाफ। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मीडिया में मेरे खिलाफ किसी रिकॉर्डिंग की बात चल रही है क्या कोई? अगर हो तो तुरंत बता देना और सभी को बता देना कि वो नकली है। असिस्टेंट कहता है, कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा मीडिया में। ओह, तब उसकी जान में जान आती है कि चलो सही है, सियोन ने अभी तक वो रिकॉर्डिंग मीडिया में नहीं दिखाई और ना ही उसने मुझे रिकॉर्डिंग के बदले पैसे की मांग की। तो क्या इसका मतलब सियोन सच कह रहा था कि वो मैक्स से मिला है और मैक्स की रिक्वेस्ट पर ही वो मुझे सबके सामने माफी मांगने के लिए कह रहा है? लेकिन इंसान आत्माओं से थोड़ी बात कर सकते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? अब वो ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक बंदे का कॉल आता है, लेकिन जेम्स बार बार उस बंदे के कॉल को कट आउट कर देता है। असल में उस बंदे ने उस आदमी को घर से निकलते हुए देख लिया था जिसने मैक्स के दोनों साथियों को जान से मार दिया। उसको पता था कि वो इंसान कौन है जिसने दोनों की जान ली है, इसीलिए वो जेम्स को कॉल कर 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 धमकी देता रहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस इंसान के बारे में सभी को बता दूंगा जिसने उन दोनों चोरों को मारा है। मतलब दोस्तों एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि मैक्स को फंसाने, हैन के माता पिता को मारने और मैक्स के दोनों साथियों को मारने में इस जेम्स का बहुत बड़ा हाथ है।
उसी ने ये कांड किया है या फिर उसके किसी अपने ने किया है जिसको जेम्स बचाना चाहता है। बस आगे क्लियर होने वाली है बातें। अगले सीन में पार्क भी उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने मैक्स के साथियों के हथियारे को देखा था। वो आदमी पार्क को एक कसिनो में मिलता है जो कसिनो में काफी पैसे भी हार चुका था, इसीलिए कसिनो वाले उसको मारने के पीछे पड़े होते हैं। पर पार्क उस आदमी को वहां से भागने का रास्ता देता है ताकि कसिनो से बाहर निकलने के बाद वो उसको पकड़ पाए और वो सारे राज से पर्दा उठा पाए कि आखिर क्या हुआ था। इधर जूलिया जून को मैसेज करके कहती है कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसीलिए आगे से प्लीज मुझे भूत बनकर मत डराना है। जून तो सदमे में चला जाता है भाई ये सुनकर कि नहीं, मेरे होते हुए जूलिया दूसरे के साथ डेट पर जा ही नहीं सकती। वो तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां जूलिया दूसरे बंदे के साथ बैठी भी होती है। और फिर क्या था, जून उस बंदे को पजेस कर लेता है। जूलिया कहती है पता था मुझे तुम जरूर आओगे, तुम्हें बुलाने के लिए ही ये तरीका निकाला था मैंने, पता है तुम्हें, और अब तो तुम मर चुके हो तो किसी ओवर टाइम की भी टेंशन नहीं होगी तुम्हें, राइट। और तब जून कहता है कि यार क्या बताऊं, मरने के बाद भी ये बॉस लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी तो ये सियोन नाम का खड़ूस बॉस मिला है मुझे जो मुझसे गधा मजदूरी करवा रहा है। तो अभी जून का टाइम पूरा होने वाला होता है क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट तक ही किसी आदमी के अंदर रह सकता है, उसके बाद उसको उसके शरीर से निकलना होगा। टाइम पूरा होने से पहले वो जूलिया से कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कल रात क्या फिर से तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, वादा करता हूँ इस बार मैं जरूर आऊंगा टाइम पर। तो जूलिया कहती है कि ठीक है, इस बार पक्का आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ दूसरी ओर वही पुलिस ऑफिसर ली जो कि काफी टाइम से सियोन के पीछे पड़ा हुआ है, वो मैक्स के परिवार से मिलता है और मैक्स की माँ से उस फोटो के बारे में पूछता है कि ये फोटो मैक्स के साथ आपने कब खींची। तो वो ली को सब कुछ बता देती है कि सियोन आत्माओं का फोटोग्राफर है। ये जानकर वो हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान आत्माओं की फोटो, हाउ इज इट पॉसिबल। अब सच्चाई क्या है वो पता लगाना ही होगा। अगले सीन में जून बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर जूलिया से मिलने चला जाता है। इस बार वो डेट पर आ गया था, ये देखकर जूलिया भी बड़ी खुश होती है। जून हर 10 मिनट के बाद बंदे चेंज कर रहा होता है, मतलब उनके शरीर में जाता है। वो दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैन और सियोन भी पहुंच जाते हैं। तभी हैन जून और जूलिया को साथ में देखकर कहती है कि वाह जून, मजे कर रहे हो हैं। ये सुनकर जूलिया हैरान की है, क्या तुम जून को जानती हो हैन, तुम्हें आत्माएं दिखाई देती हैं? ओह, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताया मैं जून को किसी दूसरे के शरीर में देखती हूँ, उसकी असली शक्ल नहीं देख पाई मैं अभी तक, बताओ ना वो कैसा दिखता है। तो हैन तो जून की तारीफ करने लग जाती है कि सच में बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा है। हाँ, अब खुद की तारीफ सुनकर जून के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। इधर दोस्तों पार्क उस बंदे को पकड़कर सियोन के पास लेकर आता है जिसने हत्या होते हुए देख ली थी। सियोन कहता है देखो तुम जो भी जानते हो बता दो, हम कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, वरना जिस जेम्स से तुम पंगा ले रहे हो ना वो किसी न किसी दिन तुम्हें भी मार डालेगा। सियोन फिर उसको अपना कार्ड भी देता है कि कुछ भी बताना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपसे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये सुनकर वो बंदा कार्ड लेकर चला जाता है और थोड़ी दूर आकर फिर से किसी को फोन लगाकर कहता है देखो जल्दी पैसे नहीं दिए तो मुझे दूसरी पार्टी मिल गई है, उसको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा मैं, और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मैक्स के साथियों की हत्या करने के बाद घर से भागते हुए देखा था, याद है ना तुम्हें? दोस्तों अब यहाँ पर ये आदमी किसकी बात कर रहा है ये हमें नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना इस बात का। अगले सीन में वही आदमी सियोन को मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हें असली अपराधी के बारे में जानना है तो तुरंत मुझे इस एड्रेस पर आकर मिल जाओ क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है, जल्दी आ जाओ। सियोन तो घबरा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो तुरंत पार्क और जून के साथ उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो आदमी उसकी आखिरी उम्मीद है, और वो मर गया तो सब खत्म। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सियोन को वो एड्रेस मिल जाता है और वो जैसे उस घर के अंदर आता है, अंदर आते उसको ब्लीच की स्मेल आती है, मतलब कि किसी ने खून वगैरह को ब्लीच से साफ करने की कोशिश की थी। सियोन घर की अच्छे से तलाशी लेता है और जैसे ही बाथरूम में आता है ना, बाथटब के अंदर उसको उसी आदमी की लाश मिलती है जिसने सियोन को यहाँ पर बुलाया था। ओहो, सियोन की आखिरी उम्मीद भी चली गई। अब इसके पीछे जो भी है बड़ा शातिर है। तभी सियोन को घर में कुछ फोटोज वगैरह मिलते हैं जो फोटोज किसी और के नहीं बल्कि ली और उसके पिता की होती है। दोस्तों अब आप यकीन नहीं करोगे, ली का पिता कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है, जेम्स। और ये सुनकर सियोन समझ जाता है कि ली ने ही उस बंदे को अभी मारा और बाथटब में रखकर फरार हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि ली ने ही मैक्स के साथियों को मारा होगा और फिर जेम्स ने अपने बेटे ली को बचाने के लिए मैक्स को गलत आरोप में फंसा दिया। सियोन ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर ली पहुंच जाता है जो सियोन से कहता है कि लगता है सच्चाई से पर्दाफाश हो गया। सियोन को ली के पीछे वही ट्रक वाली आत्मा भी दिखाई देती है। ओहो, इसका मतलब दोस्तों ली को उसी ट्रक वाली आत्मा ने कंट्रोल करके रखा हुआ है।
अब ये ट्रक वाली आत्मा तो हाथ धोकर इस सियोन के पीछे पड़ गई है, मानो कि ये उस कैमरे की गार्डियन एंजल की असिस्टेंट हो। ली तो एकदम गुस्से में सियोन को देख रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी उसकी जान ले लेगा। दूसरी ओर दोस्तों हैन मेले में सियोन के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन काफी देर हो गई वो आया नहीं। तो हैन को बड़ी घबराहट भी होती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं क्या इसको। तभी वहां पर सियोन आ जाता है दोस्तों, जो कि अफसोस इंसान बनकर नहीं बल्कि आत्मा बनकर आया है। ये क्या हो गया यार। वह हैन से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। मैंने तुम्हें भी वैसा ही छोड़ दिया जैसे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए थे। हैन के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया अचानक। वो रोते हुए सियोन से कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम मर नहीं सकते, तुमने वादा किया था तुम मेरे लिए जिंदा रहोगे, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। तो वहीं दोस्तों हम सियोन के असली शरीर को देख पाते हैं, जिस पर किसी ने भयानक तरीके से हमला किया था। शायद ये काम उसी ली का होगा, लेकिन हम ली को भी दोष नहीं दे सकते अभी के लिए, क्योंकि उसे किसी आत्मा ने कंट्रोल किया हुआ है। और वो आत्मा कौन है? वही ट्रक वाली आत्मा जो सीरीज में शुरुआत से सभी को परेशान कर रही है, और उसी ने ली के जरिए सियोन पर हमला कर दिया। और अब सियोन जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो क्या सियोन हैन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मौत से लड़कर दोबारा उसके पास आ पाएगा, या फिर